हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंशिया ब्रेनरी। तो आप सभी का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एंड जीके 2021 के 13th एपिसोड में स्वागत है। आई होप आपको जो ये एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के एपिसोड की जो सीरीज है आपको पसंद आ रही होगी। एंड इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर जो कि करंटली इन न्यूज़ में है और जो भी करंट इन्फॉर्मेशन है एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स में जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, चाहे वो आईसीआर के एग्जाम्स हैं या जो बैंक के एग्जाम्स हैं या स्टेट के जो एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं और इवन जो यूपीएससी के एग्जाम्स हैं, तो उन सभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारी सीरीज है ये कंटिन्यू ही चलती रहेगी, जिसमें कि हम जो भी करंट इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करें, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज जितना हो सकता है आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इट विल हार्डली टेक ए सेकंड। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज गॉट द डिजिटल फर्टिलिटी मैप। अभी रिसेंटली बिहार का वह कौन सा जिला है जिसको डिजिटल फर्टिलिटी मैप मिला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए किशनगंज। रिसेंटली बिहार का जो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है that has got the digital fertility map। एक्चुअली रिसेंटली जो बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है सबौर में, तो वहां के साइंटिस्टों ने डिजिटल फर्टिलिटी मैप जो वो प्रिपेयर किया है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट का। तो इसके लिए साइंटिस्टों ने क्या किया कि जो 2500 सॉइल सैंपल्स लिए और उनका एनालिसिस किया और पूरा जो उसका न्यूट्रिएंट स्टेटस है उसका एक डिजिटल फर्टिलिटी मैप प्रिपेयर किया वहां की सॉइल का। तो जो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का, ये जो है पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है विच हैज गॉट द डिजिटल फर्टिलिटी मैप। और इस डिजिटल फर्टिलिटी मैप के फार्मर्स के लिए क्या बेनिफिट होंगे, तो इससे हमें ये बेनिफिट होगा कि हमें बिहार के उस किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में कौन सी लोकेशन पे किस टाइप की सॉइल है और कौन से न्यूट्रिएंट वहां पे लिमिटेड है और कौन से न्यूट्रिएंट जो वो एक्सेस है, मतलब न्यूट्रिएंट स्टेटस हमें पता लग सकता है। तो इससे क्या हुआ कि जो फार्मर्स हैं वो इजिली डिसाइड कर सकते हैं कि उनको पर्टिकुलर एरिया में कौन सी क्रॉप लगानी चाहिए, मतलब कौन सी जो लोकेशन है वो किस टाइप की क्रॉप के लिए सुटेबल है। और उसके अलावा जिनको पूरा डिजिटल फर्टिलिटी मैप है उनके पास उस एरिया का, तो हम जो वो नई क्रॉप भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वहां पे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। और तीसरी बात यह है कि जो फार्मर्स हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि एग्जैक्ट कितनी डोज फर्टिलाइजर की चाहिए, ताकि इससे क्या होगा कि जो एक्सेस फर्टिलाइजर है उसको हम रोक सकते हैं और उससे क्या होगा फार्मर का जो एक्सपेंडिचर है वो भी कम होगा। तो इस तरह से कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा ये चीज। और इसके अलावा एक बात ये है कि इसके जो क्रॉप की यील्ड है वो भी काफी ज्यादा होगी, क्योंकि हमें न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट स्टेटस जो है वो पूरा पता होगा। तो कहाँ कितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट चाहिए हम उतना ही अप्लाई करेंगे। तो इससे क्या होगा कि नेचुरली बात है कि बम्पर यील्ड होगी क्रॉप्स की, तो इससे क्या होगा इनकम स्टेटस भी फार्मर का इंप्रूव होगा। बट इसमें कुछ जो है वो इश्यूज हैं इस टेक्निक से लेकर, मतलब डेंजर्स ऑफ डिजिटलाइजेशन के जो कुछ इश्यूज भी हैं। इसमें एक बात क्या है कि जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं फार्मर्स हैं तो उनको ये चिंता है कि जो डिजिटाइजेशन हो रहा है लैंड का, ठीक है, तो और फर्टिलिटी स्टेटस का, तो ये जो डाटा है एक्चुअली जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं तो ये उनके पास चला जाएगा और वो अपने तरीके से फिर अपने बेनिफिट के लिए वो लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सी क्रॉप जो वो उस एरिया में लगानी है फार्मर्स को। मतलब एक तरह से ये एक डेंजर हो जाएगा, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर का प्राइवेट प्लेयर्स का बहुत ज्यादा रोल हो जाएगा इस चीज पे। अगर डिजिटल जो मैप है, जो लैंड का डिजिटल मैप है, उसका जो डाटा है पूरा जो प्राइवेट कंपनी के पास चला जाता है, तो वो उस डाटे को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। और उस तरह से क्या कर सकते हैं कि वो लैंड एक्विजिशन भी कर सकते हैं, मतलब उनको पता लग जाएगा कि ये एरिया जो है इस क्रॉप के लिए बहुत सुटेबल है, तो नेचुरली जो भाई प्राइवेट प्लेयर्स होंगे वो क्या करेंगे वहां पे लैंड एक्विजिशन भी कर सकते हैं। तो ये एक इशू है डिजिटाइजेशन का। दूसरी बात है कि जो हम कह सकते हैं कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो फार्मर डिसाइड नहीं करेंगे, बल्कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है कॉर्पोरेट कंपनीज है वो लोग डिसाइड करेंगे जो क्रॉपिंग पैटर्न है। तो ये एक दो इश्यूज है जो कि इसे डिजिटाइजेशन से रिलेटेड है और इनको भी ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को इसको एड्रेस करना पड़ेगा ताकि फार्मर जो वो सफर ना करे। नेक्स्ट इज विच विलेज ऑफ बिहार हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट न्यूट्रिशनल विलेज। बिहार का वह कौन सा गांव है जो भारत का पहला न्यूट्रिशनल विलेज बन गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी कुकरी बीघा। बिहार का जो कुकरी बीघा विलेज है ये बन गया है भारत का पहला न्यूट्रिशनल विलेज। जो कुकरी बीघा विलेज है बिहार में, इट हैज बीन सिलेक्टेड
as the first model village by the Rural Development Council in the country to grow biofortified wheat। जो कुकरीबी का विलेज है बिहार में, इसको सिलेक्ट किया गया है फॉर ग्रोइंग द बायोफोर्टिफाइड व्हीट। बायोफोर्टिफाइड व्हीट जिसमें कि जिंक और अदर मिनरल्स जो होंगे वो काफी मात्रा में होंगे, मतलब ये जो जिंक रिच होगी, ये जो बायोफोर्टिफाइड व्हीट है, तो उसको ग्रो करने के लिए जो कुकरीबी का विलेज जो है इसको सिलेक्ट किया गया है बाय द रूरल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। तो कुकरीबी का जो है वो फर्स्ट विलेज बन गया है, फर्स्ट न्यूट्रिशनल विलेज बन गया है कंट्री का, यानी कि इंडिया का। तो इसके अंडर क्या होगा कि जो रूरल डेवलपमेंट काउंसिल है, जब इस विलेज को सिलेक्ट किया गया है तो इसमें लगभग 1800 फार्मर्स हैं कुकरीबी का विलेज के, जो कि इसकी बायोफोर्टिफाइड व्हीट की खेती करेंगे, मतलब उसकी फार्मिंग करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जो है हमारे देश में, स्पेशली इन द स्टेट्स लाइक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, तो उसको एड्रेस करने में हेल्प मिलेगी अगर हम इस बायोफोर्टिफाइड व्हीट को ग्रो करेंगे जो कि जिंक रिच है। तो कुकरीबी का जो हो गया इंडिया फर्स्ट न्यूट्रिशनल विलेज। नेक्स्ट इज द सीड मिनी किट प्रोग्राम लॉन्च्ड रिसेंटली इज रिलेटेड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अभी रिसेंटली जो है सीड मिनी किट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर के द्वारा। तो ये जो सीड मिनी किट प्रोग्राम है ये किस चीज के रिलेटेड है, मतलब किसकी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है? सीरियल क्रॉप्स की, वेजिटेबल, पल्सेस एंड ऑयल सीड या मिलेट्स की? तो इसका राइट आंसर है सी, पल्सेस एंड ऑयल सीड की डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है ये सीड मिनी किट प्रोग्राम। एक्चुअली जो सीड मिनी किट प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया जो वो बाय द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है हमारे नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा लॉन्च किया गया ये जो सीड मिनी किट प्रोग्राम है, जिसमें कि क्या होगा कि जो हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं पल्सेस और ऑयल सीड की, इनके जो हाई क्वालिटी सीड जो वो प्रोवाइड किए जाएंगे फार्मर्स को, और उससे क्या होगा कि जो पल्सेस एंड ऑयल सीड की प्रोडक्शन को एनहांस किया जाएगा हमारे देश में। तो ये जो है इट कम्स अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो आप देख सकते हैं कि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, तो उन्होंने ये सीड मिनी किट प्रोग्राम लॉन्च किया। अभी हमारे देश में अगर हम बात करें ऑयल सीड प्रोडक्शन की, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो सीड मिनी किट प्रोग्राम है ये पल्सेस और ऑयल सीड से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑयल सीड की प्रोडक्शन की बात करें तो दैट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 27.51 मिलियन टन। अगर हम 2014 और 15 की बात करें तो 27.51 मिलियन टन थी, और अगर हम अभी करंटली बात करें तो ऑयल सीड प्रोडक्शन कितनी पहुंच गई है? 36.57 मिलियन टन। और पल्सेस की बात करें तो पल्सेस की प्रोडक्शन 17 मिलियन टन से 2014-15 में वो पहुंच गई है 25 मिलियन टन इन 2021 में। तो एक तरह से हमारी ऑयल सीड और पल्सेस की प्रोडक्शन तो बढ़ी है, बट स्टिल ये जो है वो उतना अप टू मार्क नहीं है। हमें इसकी प्रोडक्शन को और बढ़ाने की जरूरत है और पल्सेस और ऑयल सीड की प्रोडक्शन को और प्रमोट करने की जरूरत है। तो इसलिए ये सीड मिनी किट प्रोग्राम जो वो लॉन्च किया गया है, जिसमें कि कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व है? एक तो अपनी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, नेफेड एंड गुजरात स्टेट सीड कॉर्पोरेशन है, तो जो कि एक होली गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम है थ्रू द अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। नेक्स्ट इज द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन विंडो इज रिलेटेड विद। ग्रीन गोल्ड कलेक्शन विंडो जो वो किस चीज से रिलेटेड है? मार्केटिंग ऑफ फूड क्रॉप, मार्केटिंग ऑफ बैम्बू गुड्स, मार्केटिंग ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स, मार्केटिंग ऑफ ऑयल सीड क्रॉप। तो जो ग्रीन गोल्ड है, आप याद रखना, जो बैम्बू है इसको ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। तो जो ग्रीन गोल्ड विंडो कलेक्शन है ये रिलेटेड है मार्केटिंग ऑफ बैम्बू गुड्स से। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक डेडिकेटेड विंडो जो है वो डेडिकेट की है, मतलब द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन किसमें? जेम में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, तो उस पोर्टल में एक डेडिकेटेड विंडो जो है वो अलॉट की गई है फॉर द ग्रीन गोल्ड के लिए, ग्रीन गोल्ड की मार्केटिंग के लिए, यानी कि मार्केटिंग ऑफ बैम्बू गुड्स के लिए अंडर द मिशन ऑफ नेशनल बैम्बू मिशन, ठीक है। नेक्स्ट इज विच सिटी इज नोन एज बनाना सिटी ऑफ इंडिया। बनाना सिटी ऑफ इंडिया किस सिटी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है जलगांव। जो जलगांव महाराष्ट्र में है इसको बनाना सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इंडिया जो है हमें पता है बनाना का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय चाइना। इंडिया जो वो फर्स्ट रैंक है, चाइना जो वो दूसरे नंबर पे है बनाना प्रोडक्शन में। और अगर हम ओवरऑल बात करें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तो चाइना फर्स्ट रैंक पे है और इंडिया जो वो सेकंड रैंक पे है। बट इंडिविजुअली बात करें तो इंडिया हमारा बनाना में फर्स्ट रैंक पे है, मैंगो में फर्स्ट रैंक पे है, ठीक है। और हमारा वेजिटेबल में बात करें तो ओकरा में फर्स्ट रैंक पे है इंडिया वर्ल्ड में। तो जलगांव जो सिटी है महाराष्ट्र में, तो जलगांव इज द 7th बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना इन द वर्ल्ड।
ओवरऑल कंट्री की बात करें तो भारत जो वो पहले नंबर पे है, बट अगर पर्टिकुलर सिटीज की बात करें जो कि बनाना से रिलेटेड है, तो सिटी की बात करें तो जो जलगांव सिटी है, जिसको बनाना सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसका रैंक कितना है? 7th रैंक है। ठीक है, इट इज द 7th बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना इन द वर्ल्ड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द गोल्ड सिटी ऑफ महाराष्ट्र। तो आप ये भी याद रखिएगा कि जो जलगांव है बनाना सिटी ऑफ इंडिया भी है और गोल्ड सिटी ऑफ महाराष्ट्र भी कहते हैं इसको, क्योंकि एज इट प्रोड्यूसेस द प्योरेस्ट गोल्ड इन द स्टेट। क्योंकि जो हाईली प्योर क्वालिटी का गोल्ड जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है वो जलगांव सिटी में ही प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट बात यह है कि जो फ्लड इरीगेशन है, ये जो बनाना सिटी ऑफ इंडिया है, इसकी वजह से क्या होगी? जो बनाना की प्रोडक्शन बढ़ी है। एक्चुअली इसका मेन रीजन क्या है? एक्चुअली क्या करते थे? फ्लड इरीगेशन करते थे, विच कुड वाटर एट द मोस्ट 10,000 प्लांट्स इवन विथ राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिक फैसिलिटी। पहले क्या करते थे लोग? फार्मर्स फ्लड इरीगेशन करते थे बनाना फील्ड में, जिसमें कि क्या कर सकते हैं, अगर अब 24 आवर भी अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी है, तो भी हम लगभग 10,000 प्लांट्स को इरीगेट कर सकते हैं। बट इसके बाद फार्मर्स ने ड्रिप इरीगेशन को अडॉप्ट किया, जिसके अंडर हम 15,000 प्लांट्स को सेम पावर के द्वारा इरीगेट कर सकते हैं जस्ट इन 8 आवर्स में। तो आप देख सकते हैं कि ड्रिप इरीगेशन से एक तो इलेक्ट्रिसिटी भी बच रही है, सेव हो रही है, सेकंड वाटर सेविंग भी हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि अबाउट 60 to 70% वाटर जो वो इज सेव्ड थ्रू ड्रिप इरीगेशन। नेक्स्ट ये कि जो 70% टोटल प्रोडक्शन है इंडिया में बनाना की, यानी कि लगभग 29 to 30 मिलियन टन बनाना, दैट कम्स फ्रॉम द 5 डिफरेंट स्टेट्स, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो ये जो जलगांव है बनाना सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, हाईएस्ट प्रोडक्शन है, क्योंकि एक तो ड्रिप इरीगेशन है, इसका एक रीजन है। उसका एक दूसरा रीजन में यह है कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग। नेक्स्ट इज रिसेंटली डेयरी सहकार स्कीम लॉन्च्ड बाय यूनियन होम मिनिस्टर एट। अभी एक डेयरी सहकार स्कीम लॉन्च की गई यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह के द्वारा। तो वो किस स्टेट में लॉन्च की गई है? इसका राइट आंसर है गुजरात। ठीक है, गुजरात में डेयरी सहकार स्कीम जो वो लॉन्च की गई है अभी रिसेंटली। तो ये जो यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है, एंड अमित शाह जो है हमारे यूनियन होम मिनिस्टर जो है, उन्होंने लॉन्च की अभी रिसेंटली डेयरी स्कीम, सहकार स्कीम। कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे? आनंद में। और ऑन द ओकेजन ऑफ, किस ओकेजन पे? ऑन द ओकेजन ऑन द फंक्शन विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अमूल टू सेलिब्रेट द 75th फाउंडेशन ईयर ऑफ अमूल। अमूल आपको पता है कि एक डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड, उनकी मार्केटिंग से रिलेटेड एक बहुत ही ऑर्गेनाइजेशन है और इसका बहुत ज्यादा रोल था जो ऑपरेशन फ्लड था भारत का। ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन भी जिसको कहते हैं, विच इज रिलेटेड टू मिल्क। तो अमूल का जो 75th फाउंडेशन ईयर था, तो उसके ओकेजन पे अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने डेयरी सहकार स्कीम जो वो लॉन्च की है आनंद गुजरात में। और इस स्कीम में जो टोटल आउटले है दैट इज योर 5,000 करोड़ रुपीज। और ये जो स्कीम है किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जाएगी? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCDC अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, और ये जो स्कीम है डेयरी सहकार स्कीम, तो इसका मेन बेनिफिट क्या होगा? मतलब इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है टू स्ट्रेंथन द डेयरी सेक्टर इन द कंट्री। जो हमारा डेयरी सेक्टर है देश में, उसको स्ट्रेंथन करना और जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी इनकम को डबल करना। ठीक है, विच इज अंडर द विजन ऑफ फ्रॉम कॉर्पोरेशन टू प्रॉस्पेरिटी। और इस स्कीम के अंडर जो NCDC है, इट विल एक्सटेंड द फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी टू एलिजिबल कॉपरेटिव्स फॉर द एक्टिविटीज। जो भी कॉपरेटिव्स हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि बोवाइन डेवलपमेंट, मिल्क प्रोक्योरमेंट, मिल्क की प्रोसेसिंग करना, क्वालिटी को अश्योर करना, वैल्यू एडिशन करना, मिल्क की ब्रांडिंग करना, पैकेजिंग, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज तक। तो हर स्टेप के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी इस स्कीम के द्वारा, ताकि हम हमारे देश में जो डेयरी सेक्टर है उसको स्ट्रेंथन कर सकें। नेक्स्ट इज एज पर द थर्ड एडवांस एस्टिमेट द रिकॉर्ड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन ऑफ हाउ मच मिलियन टन हैव बीन रिकॉर्डेड इन द कंट्री फॉर द ईयर 2020-21। अभी रिसेंटली एज थर्ड एडवांस एस्टिमेट जो रिलीज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके द्वारा जो हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्शन है हमारे देश में फॉर द ईयर 2021, तो रिकॉर्ड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जो वो रिकॉर्ड की गई है थर्ड एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, तो वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर है बी, 331.05 मिलियन टन। अगर आप देखें तो पिछले साल अगर 2019-2020 यानी कि 2019-20 की बात करें, तो जो फाइनल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन थी, टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, वो थी हमारी
320.47 मिलियन टन, ठीक है, 320.47 मिलियन टन। बट अभी करंट ईयर के जो थर्ड एडवांस एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग 331.05 मिलियन टन। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 10 मिलियन टन का इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो ये इट शोज एन इंक्रीज ऑफ 10.6 मिलियन टन, यानी कि 3.3% ओवर द प्रीवियस ईयर, यानी कि 2019 टू 2020। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो अभी एरिया कितना है इसके अंदर टोटल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर, हॉर्टिकल्चर में आपको पता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, स्पाइसेस, फ्लावर क्रॉप्स, ये सब कुछ आता है। तो टोटल हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं हम, तो टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया कितना है 27.59 मिलियन हेक्टेयर है। और फ्रूट्स की बात करें तो इसमें फ्रूट्स की प्रोडक्शन कितनी है 103 मिलियन टन, और वेजिटेबल की बात करें तो 197.2 मिलियन टन। एंड इसमें वेजिटेबल में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसकी है, पोटैटो, उसके बाद अनियन एंड टोमेटो, POT आप ऐसे याद रख सकते हैं, पॉट, हाईएस्ट प्रोडक्शन पोटैटो, देन अनियन, देन टोमेटो अमंग द वेजिटेबल्स। नेक्स्ट इज द कृषि उड़ान 2.0 स्कीम लॉन्च्ड ऑन अक्टूबर 2021 इज रिलेटेड विद, जो कृषि उड़ान 2.0 स्कीम है इसको लॉन्च किया गया रिसेंटली अक्टूबर मंथ में, अभी 2021 में। तो ये जो स्कीम है किस चीज से रिलेटेड है, मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थ्रू एयर, या फिक्सिंग ऑफ MSP, या एरियल सीडिंग ऑफ क्रॉप, या ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ए। ये जो कृषि उड़ान स्कीम है ये किस चीज से रिलेटेड है, मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थ्रू एयर। जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, ठीक है, उन्होंने लॉन्च की है कृषि उड़ान स्कीम। जो है कृषि उड़ान का मतलब है कृषि उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, कृषि उड़ान 2.0। तो इसका सेकंड वर्जन जो अभी लॉन्च किया गया है, और इसका मेन पर्पज ये है कि जो फैसिलिटेट एंड इंसेंटिवाइजिंग द मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस थ्रू एयर ट्रांसपोर्टेशन। जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको ट्रांसपोर्ट करना थ्रू एयर, मतलब जितने भी रूट्स हैं, जो हवाई रूट्स हैं हमारे, ठीक है, उसके थ्रू जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, फार्मर्स हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करना। स्पेशली कहाँ से, हिली एरियाज, जैसे कि हिली एरिया जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न हिल्स में या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, या जो ट्राइबल रीजन है, तो वहां से जो भी फूड प्रोडक्ट हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना थ्रू एयर। तो उसी के से रिलेटेड जो है ये कृषि उड़ान स्कीम है, कृषि उड़ान 2.0। ये जो कृषि उड़ान स्कीम है ये ओरिजिनली इसका फर्स्ट वर्जन जो वो कब लॉन्च किया गया था, अगस्त 2020 में, और अभी जो अक्टूबर मंथ में इसका सेकंड वर्जन लॉन्च किया गया कृषि उड़ान 2.0, जो कि रिलेटेड है फॉर ट्रांसपोर्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑन द इंटरनेशनल एंड नेशनल रूट्स सो दैट इट इम्प्रूव्स देयर वैल्यू रियलाइजेशन। और इस स्कीम के अंदर हमें पता है कि एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, तो 53 एयरपोर्ट जो हैं अक्रॉस द कंट्रीज उनको इम्प्लीमेंट किए गए, उनको डेडिकेट किया गया इस स्कीम के लिए। मतलब 53 एयरपोर्ट जो वो सिलेक्ट किए गए हमारे देश में इस स्कीम के अंडर, जहां से जो फ्लाइट्स जो है वो उड़ेंगी, मतलब कृषि उड़ान 2.0 के अंडर फॉर ट्रांसपोर्टिंग द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। और इसी के साथ साथ एक ई कुशल स्कीम जो है, ई कुशल आप कह सकते हैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो ये भी लॉन्च किया गया है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ई कुशल। ई कुशल मीन्स कृषि उड़ान फॉर सस्टेनेबल होलिस्टिक एग्री लॉजिस्टिक्स। ये जो है इट वुड आल्सो बी डेवलप्ड, ये एक मतलब प्रपोजल रखा गया इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करने का। ई कुशल प्रपोजल प्लेटफॉर्म जो ये भी डेवलप किया जाएगा टू फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन टू ऑल द स्टेक होल्डर्स रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। नेक्स्ट इज द एप्पल फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट टाइम इन J&K एट, अभी फर्स्ट टाइम जो जम्मू एंड कश्मीर रीजन है, हमें पता है जो जम्मू एंड कश्मीर रीजन जो एप्पल के लिए बहुत ही फेमस है, तो अभी फर्स्ट टाइम एप्पल फेस्टिवल लॉन्च किया गया, मतलब सेलिब्रेट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया J&K में। तो ये किस नदी के बैंक पे किनारे पे मतलब जो वो ऑर्गेनाइज किया गया, तो इट वाज ऑन द बैंक ऑफ डल लेक, बुलार लेक, मानसर लेक, निगिन लेक, ये सभी जो वो J&K में पाई जाती हैं, बट इट वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बैंक ऑफ डल लेक। तो जो हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, और जो J&K यूनियन टेरिटरी बन चुकी है अभी, तो आपको पता है, तो उसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री मनोज सिन्हा, उन्होंने वर्चुअली इस एप्पल फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया। एंड ये जो एप्पल फेस्टिवल है इट वाज ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द श्रीनगर, ठीक है, J&K में जो श्रीनगर है वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया। इसका मेन मोटो क्या था एप्पल फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने का, टू प्रमोट कश्मीरी प्रोड्यूस अमंग द बायर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स,
जो भी कश्मीरी एप्पल है या दूसरी प्रोड्यूस है, कश्मीरी एप्पल स्पेशली, तो उसको प्रमोट करना, दूसरी डिफरेंट स्टेट्स में उसके एप्पल को प्रमोट करना अमंग द बायर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। हमें पता है कि जो एप्पल है, विद एन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ मोर देन 2 मिलियन मीट्रिक टन, द एप्पल फ्रॉम J&K कंट्रीब्यूट्स टू 87% ऑफ द नेशनल प्रोडक्शन। जो टोटल प्रोडक्शन होती है एप्पल की हमारे देश में, तो उसका 87% जो वो अकेला J&K में प्रोड्यूस होता है, टोटल एप्पल प्रोडक्शन का हमारे देश में। आपको पता है J&K में एप्पल प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद हिमाचल जो है वहां पे मेनली एप्पल ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट इज फर्स्ट बन डिस्ट्रिक्ट बन प्रोडक्ट लॉन्च्ड रिसेंटली। हमें पता है जो बन डिस्ट्रिक्ट बन प्रोडक्ट स्कीम जो चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें कि हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा, एक प्रोडक्ट ब्रांड को प्रमोट किया जाएगा। तो उस स्कीम के अंडर अभी फर्स्ट प्रोडक्ट जो है, फर्स्ट प्रोडक्ट ब्रांड जो है वो लॉन्च की गई है। तो वो कौन सा है? तो उसका राइट आंसर है ए, दिल्ली बेक्स। ठीक है, जो दिल्ली बेक्स है, दिस इज द फर्स्ट वन डिस्ट्रिक्ट बन प्रोडक्ट इन द बेकरी प्रोडक्ट्स कैटेगरी में। और ये जो दिल्ली बेक्स है, दिस इज द नेम ऑफ द बेकरी ब्रांड। दिल्ली बेक्स जो बेकरी ब्रांड का नाम है। एंड जो बन डिस्ट्रिक्ट बन प्रोडक्ट स्कीम है, इट एम्स टू बूस्ट इंडिजिनस इंडस्ट्रीज। जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज है, इंडिजिनस इंडस्ट्री है, उनको बूस्ट करने के लिए ये बन डिस्ट्रिक्ट बन प्रोडक्ट स्कीम जो वो लॉन्च की गई थी। और इसके अंडर 75 डिस्ट्रिक्ट जो पूरे देश में वो सिलेक्ट किए गए हैं इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए। मतलब 75 डिस्ट्रिक्ट से मतलब 75 प्रोडक्ट हो जाएंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। तो जो दिल्ली बेक्स है, इट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अलॉन्ग विद द नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेफेड। तो इन दोनों ने मिलकर ये जो दिल्ली बेक्स फर्स्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ब्रांड को रिसेंटली लॉन्च किया है। और ये जो है किसके अंडर आता है? इट वाज लॉन्च्ड अंडर द प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम, PMFME स्कीम के अंडर लॉन्च किए गए। और ये जो PMFME स्कीम जो है, इट वाज लॉन्च्ड अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर लॉन्च की गई थी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। जितना हो सकता है आप लोग शेयर करें। एंड स्टे ट्यून्ड विद संशिया ब्रेनरी। और इसके साथ साथ अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए, जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर के एपिसोड है, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं संशिया ब्रेनरी के नाम से। सो विद दिस आई विल से थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।